मैंने वरिष्ठ नेतृत्व को बता दिया है, निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी को, संगठन मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को सब चीज़ें अवगत कराई हैं। जिन लोगों ने भीतरघात की है, नेतृत्व उस चीज़ को समझे कि जिन लोगों ने पार्टी के संग गद्दारी की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अरे पार्टी तय करेगी किसको कहाँ एडजस्ट करना है। सबकी इच्छा रहती है कि कुछ ना कुछ मिले। मुरैना सीट से हार का सामना करने वाले बीजेपी प्रत्याशी रघुराज कंसाना के इस दर्द ने पार्टी में अंदर की राजनीति को तूल दे दिया है। हार का कारण भीतरघात है या कोई और वजह, इसकी समीक्षा होना बाकी है। लेकिन मुरैना सीट से बीजेपी के ही कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह सिंधिया खेमे के नेताओं के पार्टी में आने से नाराज माने जा रहे थे। ये माना जा रहा है कि रघुराज कंसाना ने भले ही किसी का नाम खुलकर ना बोला हो, लेकिन उनका इशारा इन्हीं नेताओं की ओर है। जब बंसल न्यूज़ ने रुस्तम सिंह से ये सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी देखिए। और क्या कहें, वो क्या कहेंगे, उनकी गलती है, ऐसा स्वीकार करता है कोई? ये उनका अपना विचार है। पार्टी उनकी कुछ गलती नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कहता। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है तो ये रिजल्ट है, अन्यथा क्या होता। उनके इस दर्द की दवा प्रदेश नेतृत्व क्या देता है, ये आगे सामने आएगा। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल पहुंचे हैं। उन्होंने हारने वाले नेताओं को लेकर बड़ा संकेत दिया। उधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी बयान सामने आया। नहीं, ये तो स्वाभाविक है कि जो भी हमारे मंत्री हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत दुख है हमें, पर जो भी हारे हैं तो जरूर अपना उनकी चर्चा हो गई है मुख्यमंत्री जी से। रघुराज कंसाना ने कहा है कि कुछ नेताओं ने भीतर देखिए, अब इसका पूरा विश्लेषण हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी अधिकारी गणों को सब चीजें संज्ञान में है, वो उस विषय में विचार करें। इधर कांग्रेस को मौका मिल गया है। जिस आंतरिक खींचतान से कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई, उस पर वो कैसे चुप रह सकती है। रघुराज कंसाना के छाले फूटकर जो दर्द सामने आ रहा है कि किस तरह से जो है जिन लोगों को पार्टी तुड़वा कर ले गए और उनके साथ दगा करके उनको चुनाव हरवाया, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। उपचुनाव में सिंधिया के गढ़, ग्वालियर, चंबल की 16 सीटों में से 7 पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इनमें 3 मंत्री भी शामिल हैं। बीजेपी के सामने एक नई चुनौती है। 3 मंत्रियों और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के झंडे तले चुनाव हारने वाले नेताओं को कैसे संतुष्ट किया जाए। साथ ही यदि भीतरघात हुआ तो क्या ऐसे पुराने धुरंधरों पर बीजेपी कोई एक्शन लेगी, ये भी बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी में भीतरघाती कौन। चुनावी राजनीति में जीत गए तो बल्ले बल्ले, लेकिन हार गए तो फिर मुश्किल। और ये मुश्किल प्रत्याशियों के लिए तो है ही, पूरा कुनबा भी इसकी जद में आ जाता है। ऐसी ही राजनीति बीजेपी में भी अब सामने आने लगी है। हालांकि उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से दोगुनी से भी ज्यादा सीटें हासिल की, लेकिन जिन सीटों पर हार हुई उन पर अब घर में सियासत शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत मुरैना में हारे प्रत्याशी रघुराज कंसाना ने की। उन्होंने हार के लिए पार्टी में भीतरघात को जिम्मेदार माना और इसकी शिकायत प्रदेश नेतृत्व से भी की। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस से आए नेताओं के साथ उपचुनाव में धोखा हुआ, और अगर हुआ तो किसने पार्टी की पीठ पर छुरा घोंपा। क्या हार के बाद ये पद पाने की प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है। कैसे निपटेगी बीजेपी इन चुनौतियों से। इन तमाम सवालों को टटोलने की आज हम कोशिश करेंगे हमारे आज के मुद्दा में। मेहमान जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कृष्ण गोपाल पाठक जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत है। अब्बास हफीज साहब, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अब्बास साहब, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार, न्यूट्रल अंपायर की भूमिका में रहेंगे, शिव अनुराग पटेरिया साहब। पटेरिया साहब, स्वागत है आपका। शुरुआत करूंगा शिव अनुराग जी के पास आकर। अनुराग साहब, क्या लगता है बीजेपी के लिए नई तरह की चुनौती भी है और दोहरी चुनौती भी है? एक तो ये कि अब जो लोग आपकी पार्टी में आए, हारे, उन्हें एडजस्ट करना, इसके अलावा अब जो वो बातें कह रहे हैं वो अपने पार्टी के भीतर ही भीतरघात के आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी के जो उस एरिया के कद्दावर नेता हैं, अब उनको भी ये समझाना कि मामला भीतर का है, बातचीत से हल किया जाएगा, आरोप जो हैं उनको हैंडल कर लिया जाएगा। सोहेल साहब, 2-3 बातें 2-3 हिस्सों में कहूंगा। एक तो कभी भी 100% प्रत्याशी नहीं जीतते। जो चुनाव के मैदान में गए थे उनको भी अच्छी तरह से मालूम है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एवरेज स्ट्राइक रेट यानी 100 में से 64 प्रत्याशी उनके जीते रहे पिछले 4 चुनाव में, तो उससे ज्यादा जीतने की संभावना नहीं थी।
देखिए, युद्ध में आप जाएंगे तो कुछ शहीद होंगे और कुछ के माथे पर तिलक लगेगा, किसी का झंडा फहराएगा। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब खो गया है कोई चीज तो उसको पाने की एक इच्छा है, प्लस अटैक से ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, निश्चित तौर पर ये दर्द है भाजपा के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में। बहुत से लोगों को मेरे संपर्क होता है। एक बहुत ही बड़े नेता ने मुझसे कहा था कि हमने सिंधिया का मंगलसूत्र पहन लिया, अब उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। और हमारे कार्यकर्ताओं में दर्द तो है क्योंकि जमीन हमने बनाई और जब पंगत लगी तो कोई दूसरा खाने आ गया। ये कहते हैं ना कि मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर। ये फकीर ने अंडा तो खा लिया, तो कुछ को अंडे नहीं मिले तो वो अब हंगामा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब आप राजनीति के मैदान में होते हैं, युद्ध के मैदान में होते हैं, जय पराजय होती रहती है। ये एज एक्सपेक्टेड इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा, अगर दर्द है तो इमरती देवी ने भी दर्द जाहिर किया था, कुछ दूसरे लोग भी सामने आए, कांग्रेस ने इसको तंज भी कसा है। नरेंद्र सलूजा का बयान थोड़ी देर पहले मैंने देखा है, तो मुझे लगता है दर्द जायज है सारी चीजें, लेकिन बीजेपी के पास एक सॉलिड मैकेनिज्म है। मुझे लगता है जिस तरह से प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती की 3 धाराएं अलग अलग दिखाई देती हैं, सरस्वती जी विलुप्त हैं, उसी तरह अभी 2-3-4 सालों तक मध्य प्रदेश भाजपा में 2 धाराएं आपको दिखाई देंगी, एक भाजपा और दूसरी सिंधिया भाजपा। अब सिंधिया उनको बचाव करते रहेंगे, वो सरडम गच्छामी भी हो गए, संगम गच्छामी भी हो गए हैं। वो नागपुर गए थे, अभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी वो संघ के मुख्यालय गए हैं। तो कुल मिलाकर चाजी है चीजें हैं, इनको सॉर्ट आउट बीजेपी लीडरशिप करेगी। दरअसल जब कुछ आप बड़ा हासिल करते हैं तो कुछ चीजें खोती भी हैं। कहते हैं ना, गढ़ आला सिंह गेला, गढ़ मिल गया, गढ़ पर शिवाजी का उक्ति है, लेकिन हमारा सिंह चला गया। तो ऐसे कुछ सिंह शहीद हुए हैं, उनको मुझे लगता है मनमाफिक मुआवजा जरूर मिलेगा। और शिवराज जी बहुत चतुर राजनेता है, बस इतनी बात मैं कह सकता हूँ, और इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा, सिंधिया का जो मध्य प्रदेश में भाजपा के साथ अलायंस है, वो सिर्फ मध्य प्रदेश के कारण नहीं है, वो मध्य प्रदेश से बाहर भी है। और कुल मिला के सिंधिया खानदान की लीगेसी पर कब्जा करने की कोशिश है, ताकि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक एक स्वर में, एक धुन में 2023 के चुनाव में आप इसके परिणाम देख सकते हैं, इसका इफेक्ट देख सकते हैं। सिंधिया इफेक्ट आपको असली 2023 में देखने को मिलेगा। ठीक है, कृष्ण गोपाल पाठक साहब की तरफ रुख करूंगा। अनुराग पटेरिया साहब कह रहे थे कि दर्द तो है बीजेपी में, लेकिन उनके पास मरहम भी है। 2 बातें आपसे, क्या वाकई आप मानते हैं कि दर्द है, और फिर मरहम है तो क्या है? देखिए, गौमुख से समुद्र तक की गंगा जी की यात्रा की तरह भारतीय जनता पार्टी की भी यात्रा है। हमारे साथ विभिन्न जल स्रोत जिस प्रकार से गंगा जी में मिले और उनको विराट स्वरूप प्रदान किया, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी है। हमारे जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में बहुत सारे स्रोतों ने, बहुत सारे व्यक्तियों ने, बहुत सारे संगठनों ने आज भारतीय जनता पार्टी को इस विशाल स्वरूप तक पहुंचाया है कि हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन हैं। और अपनी इस यात्रा में निश्चित तौर पर जय पराजय चुनाव में एक हिस्सा होती है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने भी 28 सीटों में से मध्य प्रदेश में 19 सीटों पर विजय प्राप्त की है। 9 पर निश्चित तौर पर हमें पराजय मिली है, लेकिन ये सारी की सारी 19 सीटें विधानसभा क्षेत्र में हमने कांग्रेस पार्टी से छीनी है। आज देश का अगर हम उपचुनाव का परिदृश्य देखें तो 50 क्षेत्रों में देश भर में उपचुनाव हुए थे, जिसमें से 40 में भारतीय जनता पार्टी जीती है, 10 में हमें पराजय का सामना करना पड़ा है। हम सारे के सारे विधानसभा क्षेत्र तो जीत नहीं सकते, लेकिन बीच बीच में इस तरह की जब बातें उठती हैं तो सारी बातों को सुनने के लिए, उन पर ध्यान देने के लिए, संज्ञान लेने के लिए हमारे पास एक बहुत ही विराट सोच वाली लीडरशिप है, नेतृत्व है। हमारी अपनी एक संस्थागत रीति नीति की परंपरा है, फोरम है कार्यकर्ताओं को अपना विचार व्यक्त करने के लिए। और हर कार्यकर्ता की बात पर, चाहे वो किसी भी तरह की हो, भारतीय जनता पार्टी के फोरम में विचार होता है। हमारे यहाँ अनुशासन समिति है, वो विचार करती है, संज्ञान लेती है। और जब आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता या संगठन की तरफ यह मामला चला गया है जिस प्रकार से सुनाई दिया है, तो मैं समझता हूं कि सारी बातों पर ध्यान रखते हुए, निर्णय लेते हुए एक विचारवान संगठन निर्णय लेता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सोहेल भाई अपने विचार के लिए काम करता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। निश्चित तौर पर चुनाव लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि लोकतंत्र में विधानसभा या लोकसभा में पहुंचकर ही हम निर्णय ले सकते हैं, जनता को फायदा दिलाने वाले, देश को आगे ले जाने वाले, देश को मजबूत बनाने वाले। और भारतीय जनता पार्टी आज हमें प्रसन्नता है कि सब लोगों के सहयोग से जो हमारा विशाल परिवार विधानसभा और लोकसभा में बना है, हम बड़े बड़े राष्ट्र हित के निर्णय देश में ले रहे हैं। इसी विचार के लिए तो मैंने, मेरे साथियों ने और लाखों करोड़ों हमारे पूर्वजों ने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है।
जो आज बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी वटवृक्ष बनकर पूरे देश के कार्यकर्ताओं को, जनता जनार्दन को छाए दे रहा है और शीतल छाए दे रहा है, जन कल्याणकारी छाए दे रहा है, यही हमारी उपलब्धि है, यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति है। कार्यकर्ताओं का जिक्र किया आपने, मैं आपके पास जब दोबारा आऊंगा तो पूछूंगा कि कंसाना साहब ने जो बयान दिया कि भीतर घात की वजह से मैं हारा, ऐसे में उन कार्यकर्ताओं को कितनी ठेस पहुंचती होगी। लेकिन मैं रुक कर हूं अब्बास हफीज साहब का। अब्बास हफीज साहब, कांग्रेस ने पहले से इस बात का अंदाजा लगा लिया था और जो बयान शुरू में आते थे कांग्रेस की तरफ से कि ये स्थिति बीजेपी में आएगी। उपचुनाव तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, बीजेपी इसे पूरी तरह से मैनेज करती रही, लेकिन अब जैसे ही फैसले आए अब धीरे धीरे वो बातें उठना शुरू हो गई हैं। देखिए सुहेल जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने बिखरे हुए घर को संभालने में लगी हुई है इस वक्त, वो बार बार अब उसकी बात बाहर आ रही है। ये एक ने कहा है, उसके बाद अब दूसरा आप सुनेंगे, फिर तीसरा सुनेंगे। एक सरफटब्बल की जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में, उसको मैनेज करने में, उसके लिए एडजस्टमेंट्स करने के अंदर भाजपा का पूरा वक्त जा रहा है अपने संगठन, अपनी सत्ता को सही रखने के लिए। जनता की सेवा कब करेंगे, कोई वक्त नहीं है इनके पास। इनको अपने घर से फुर्सत नहीं मिल रही है, जनता त्राईमाम की स्थिति में है। इनकी अंतरकला को, इनके गुटबाजी को, जैसा वरिष्ठ पत्रकार पटेरिया साहब ने कहा कि अभी दो धड़ाओं के अंदर दिखेगा कि एक सिंधिया भाजपा और एक भाजपा। तो इस सब का भुगतान हमारी जनता क्यों करे? जनता की क्या गलती थी? जनता को भुगतान करना पड़ रहा है। जनहितैषी योजनाओं की बात करें, हमारी जनहितैषी योजनाओं को बंद करके अपना एक नया रूप उसको देके ये करने में लगे हुए, चलिए कर लीजिए, लेकिन जनता को फायदा तो पहुंचे। जब तक ये इनकी प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, 3 मंत्री हार गए हैं तो एक बड़े नेता कह रहे हैं कि भाई ये 3 मंत्री मेरे आ रहे हैं तो मैं इसके ऊपर अपने 3 विधायकों को मंत्री बनवाऊंगा। दूसरा संगठन कह रहा है कि नहीं, ये नहीं चलेगा। तो ये सरफटब्बल की स्थिति परेशानी बन गई जनता के लिए। ये दुखद है, ये दुखद है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के लिए है। दूसरी बात कह रहे थे हमारे मित्र कि ये तो एक वाटर बॉडी से इसकी तुलना कर रहे थे कि तालाब है, समंदर है, न जाने क्या। ये तो नहीं है, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक फिल्टर प्लांट जरूर है, जिस फिल्टर प्लांट के अंदर खराब से खराब पानी आके दूसरी तरफ निकलता है। जिनका विरोध कर रहे थे न जाने कितने सालों से, उन 25 लोगों को और उनके सरगना को आज ये सर पे बिठा के खड़े हुए हैं कि नहीं सबसे अच्छे ये हैं। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे वो फिल्टर प्लांट से निकल कर आए हैं और वो आज कह रहे हैं कि सबसे अच्छे हैं। जिनको भूमाफिया कहा था सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का, उनका कह रहा है अरे इनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये जनता ने देखा और इनके कार्यकर्ता ने देखा। इनका कार्यकर्ता दुखी है क्योंकि भाई 25 साल तक जिसने दरियां उठाई, जिसने कुर्सियां लगाई भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनता से वो जुड़ के उसने अपनी पार्टी की विचारधारा को बढ़ाया नहीं। पैराशूट पर बैठ के आए 25 लोग जो मध्य प्रदेश के ऊपर एरोप्लेन से कूदे और अलग अलग विधानसभाओं में उस पैराशूट को लेके कूद गए और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम यहाँ के करता धरता, तुम होगे भाजपा के नेता, तुम होगे कुछ, अब हम हैं यहाँ पे सबसे बड़े सर्वसर्वा। उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में अंतरकला होनी थी। उस अंतरकला का इनका कुछ भी हो, संगठन इनका रहे ना रहे, इनकी पार्टी में गुटबाजी चले, लेकिन जनता भुगत रही है, ये दुखद है। और जनता नगरीय निकाय में भी जवाब देगी उसका, और वही जनता मध्य प्रदेश के अंदर बदलाव भी करेगी। ठीक, पाठक साहब आपके पास आना चाहूँगा। जब अनुराग पटेरिया साहब बोल रहे थे उस वक्त उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग सिंधिया के साथ बीजेपी ज्वाइन किए थे, अब सिंधिया उनके संरक्षण के लिए बात कर रहे हैं। और आज भी हमने जिस तरह का बयान देखा सिंधिया का, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग हारे हैं उनकी बात मुख्यमंत्री से हो गई है, सबका एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये आरोप कांग्रेस में राजनीति में बहुत शुरुआत से लगते रहे। दिग्विजय सिंह गुट कहा गया, किसी को कमलनाथ गुट कहा गया, और जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो सिंधिया गुट कहा जाता था। लेकिन अब यही बात बीजेपी के भीतर, हालांकि आप नकारेंगे मुझे ये भी पता है, और इससे पहले भी बीजेपी ने लगातार इस तरह के बयानों को नकारा है, लेकिन आप देखिए सिंधिया के साथ जो लोग आए हारते हैं तो बीजेपी की तरफ से सिंधिया जवाब देते हैं कि इन्हें एडजस्ट किया जाएगा। क्या वही परंपरा कांग्रेस जैसी आपके भीतर भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हो, या प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी हों, या छोटे से छोटा पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता हो, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और कार्यकर्ता के नाते हमारे यहाँ एडजस्टमेंट नहीं किया जाता, हमारे यहाँ जिम्मेदारी तय की जाती है, कौन कार्यकर्ता किस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो वो विलक्षण राजनीतिक दल है जिसमें हर 3 साल में जिम्मेदारियां का हस्तांतरण इतनी आसानी से और बगैर हो हल्ले के हो जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे यहाँ बदल जाते हैं, जो संगठन
पिछले प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम कर रहा था वो नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम करने लगता है। तो मैं समझता हूं दूर से देख रहे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी समझ में आ भी नहीं सकती और कांग्रेस पार्टी को तो बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि उनके यहाँ राजशाही है। हमारे यहाँ कार्यकर्तापन है, उनके यहाँ राजशाही है। जहां तक पटेरिया जी की बात का मैं उल्लेख करूंगा, पटेरिया जी ने यहाँ पर निश्चित तौर पर जो बोला चुनाव में जय पराजय एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये दावा तो नहीं कर सकती और कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता दुनिया का कि मैं पूरी की पूरी 28 जीतूंगा, 29 जीतूंगा, 30 जीतूंगा या 25 जीतूंगा। हाँ, 28 में से हमने 19 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की और मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए, अपना खुद का मूल्यांकन करना चाहिए। जो बातें आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाई जा रही हैं, जनता उनको नकार चुकी है, जनता उनको दूर करा चुकी है। अब उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी अपना मूल्यांकन और आत्मावलोकन न करके भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के दुर्जनों का अभी अंत नहीं होने वाला है, दुर्दशा और भी बढ़ती जाएगी। उनको ये सोचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि क्यों हम देश में सिकुड़ते जा रहे हैं, क्यों मध्य प्रदेश में राजस्थान हमने जीता, मध्य प्रदेश हमने जीता, छत्तीसगढ़ हमने जीता, पंजाब हमने जीता, महाराष्ट्र हमने सरकार बनाई, कल्याण वाली सरकार बनी थी। ये शुक्र होता है 42% हमारा मत प्रतिशत रहा चंबल में और मालवा के उपचुनाव के अंदर। ये हमारा मोहर लगाई है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, जनता ने मोहर लगाई है। कांग्रेस पार्टी को धूल चटाई है और उनको वो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे, मध्य प्रदेश की जनता क्या करे? मध्य प्रदेश की जनता ने तो चुना है संबल योजना देने वाली मध्य प्रदेश सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना देने वाली सरकार को, लाडली लक्ष्मी योजना बनाने वाली सरकार को, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव को सड़क देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मध्य प्रदेश की जनता ने गांव में पानी बिजली सड़क देने वाली सरकार को, मध्य प्रदेश की जनता ने धूल चटाई है। वो भाजपा थी, किसानों को लूटने वालों को, किसान के धन ताफी के बाद छल कपट करने वालों को, ये भारतीय जनता पार्टी दावम करने वालों को, भविष्य बच्चों का जो है अधिकार में डालने वालों को, ये भारतीय जनता पार्टी है। जो खाना है पोल्ट्री फीड उसको लोगों को खिलाने वालों को। हफीज साहब, अब वो दोनों एक साथ बोलेंगे, बात समझ में नहीं आती। इनको समझाइए ना मर्यादा, ठीक मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं कांग्रेस। मेरे से प्रश्न था, मेरे से प्रश्न था, मैं आता हूं दोनों के पास आता हूं। आप तो रोक ही नहीं रहे। आपने तो मर्यादा की सीमाओं का जवाब नहीं दे रहा है। क्या बोलेंगे आप? पटेरिया साहब जुड़े होंगे। पटेरिया साहब, सिंधिया का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि सब लोगों की बात हो गई है, एडजस्टमेंट कर लिया जाएगा। बीजेपी के भीतर क्या आपने पहले इस तरह की राजनीति देखी है जबकि एडजस्टमेंट की बात की जाती हो? दूसरी बात यह कि अब एडजस्टमेंट की बात हो रही है तो एक ऐसी विधायक भी आके खड़ी हुई हैं जिनको मंत्रिमंडल पद की चाह है, या फिर वो कहती हैं कि मुझे कहीं ना कहीं किसी दूसरे मंडल में एडजस्ट कर लिया जाए। हालांकि ना वो सत्ता से हैं, ना वो इस वक्त मध्य प्रदेश के जो मजबूत विपक्ष है वहां से हैं। तो क्या बहती गंगा में हाथ धोने का ये मौका आप सबके लिए है, जो लोग कांग्रेस से गए उनके लिए भी और जो इस वक्त छोटे छोटे दल हैं उनके लिए भी? देखो, दो बातें आप सोहेल साहब समझिए। गरीब की लुगाई सबकी भुजाई होती है। जब लगता है कि आपको सत्ता में आप शेयर पा सकते हैं इस तरह से, तो लोग पाने लगते हैं। लोगों को लगता है कि मजबूर अभी हैं, अभी जिस तरह के टर्माइल चल रहे हैं पॉलिटिकल, उसमें हम भी लाभ ले लें। और ये बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कई जो छोटे दलों के लोग हैं और निर्दलीय कर रहे हैं। एक निर्दलीय तो आराम से पिछली सरकार में मंत्री थे खानिज के, अब उसी में बैठ के आके निगम अध्यक्ष बन गए। नथिंग अनयूजुअल इन द इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और कोई भी अछूत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अब भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल है और वो सत्ताधारी दल की तरह बिहेव करेगा। भाजपा और कांग्रेस में सत्ताधारी जब होते हैं तो उनका काम करने का कार्यव्यवहार एक जैसा हो जाता है। तो मुझे लगता है सबको संयोजित करेंगे, सबको एक साथ लेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कम से कम मैकेनिज्म की मैं तारीफ करूंगा कि उनका मैकेनिज्म जो है वो चीजों को एड्रेस करने में बहुत सक्षम होता है। कमलनाथ जी को सब कुछ मालूम था कि स्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन वो अकेले अपनी ताकत से डटे रहे। अगर वो सबको साथ लेके चलते, चाहे दिग्विजय सिंह है, सुरेश पचौरी हैं, अजय सिंह है, अरुण यादव है, तो मुझे लगता है इससे बेहतर थोड़े नतीजे और हो सकते थे। ठीक, कृष्ण गोपाल साहब, अनुराग पटेरिया साहब का कहना है कि सबको एडजस्ट किया जाएगा। सवाल छोटा सा है, कहीं एडजस्टमेंट आपकी मजबूरी तो नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता की योग्यता के अनुसार उसको जिम्मेदारी दी जाती है और हमारा परिवार
देश के मतदाताओं के विश्वास से बढ़ा है। देश के दूसरे दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में, जो हमारी 370 हटाने की विचारधारा है, राम मंदिर बनवाने की विचारधारा है, सीए जैसा कानून लाने की विचारधारा है, ट्रिपल तलाक को खत्म करने की विचारधारा है, इन सब से मिलकर भारतीय जनता पार्टी के विचार को समर्थन दिया है। और समर्थन देते देते हमारा कुनबा और परिवार बढ़ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, कांग्रेस पार्टी सिकुड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी आज देश में उस निर्णय की स्थिति में आ चुकी है कि हम देश के संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश की मजबूती के लिए हर बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी हमारी तरफ ना देखे। अब तो वो ये चिंता करे कि बराक ओबामा क्या लिख रहे हैं राहुल गांधी जी के बारे में, सोनिया गांधी जी के बारे में, कपिल सिब्बल जी क्या बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में, मनमोहन सिंह के बारे में। पहले भैया अपना घर संभाल लो। क्यों आप 440-45 सीटें लोकसभा में पाने वाले 40-45 पे आ गए? ये हमारे पूर्वजों का श्राप भी है कांग्रेस पार्टी को, कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे आराध्य भगवान राम को काल्पनिक बताया। हमारे करोड़ों पूर्वजों ने कांग्रेस पार्टी को श्राप दिया है। और उसके साथ से कांग्रेस पार्टी एक दिन शून्य पर आएगी। सोहेल भाई, आप मेरी बात को नोट कर लीजिए। अब अब्बास साहब, ये तो इनकी सोच है कि अब कांग्रेस पार्टी को खत्म करके तानाशाही को अपने देश के अंदर लाना चाहते हैं। विपक्ष नहीं रहेगा, कांग्रेस मुक्त, विपक्ष मुक्त भारत की बात कर। मैंने नहीं बोला था आपके बीच में, अब मुझे बोलने दीजिए ना। इतना मजा आया आपको सुनने में, थोड़ा सा मुझे भी जनता का मदद दे दीजिए। अब थोड़ा मुझे भी बोलने दीजिए। अरे आप जनता को जवाब दीजिए। आपने सांची के अंदर इतना अच्छा प्रदर्शन किया तो आप बोलने नहीं देंगे? जनता ने आपको बोलने नहीं देंगे क्या? सुनिए, देखिए इनके जितनी ये बातें गिनाते हैं ना, इससे राजनीतिक फायदा तो होता है। 370 की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, वो कर दिया आपने। लेकिन आपने जनता को त्राईमाम में डाल दिया। आर्थिक हालात देश के, अरे मुझे तो बोलने दीजिए। अब ये देखिए, ये गलत है, ये गलत है। ये त्राईमाम में डाल दिया। सबसे ज्यादा नीचे जीडीपी चला गया। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हर घर के अंदर एक तरह से बेरोजगार बैठा हुआ है। भुखमरी में हमारा देश बहुत आगे चला गया। इस सब की बात करेंगे, इस सब की बात इसलिए, इस सब की बात इसलिए करेंगे ताकि रघुराज सिंह कंसाना के बयान पे चर्चा नहीं हो। किसने पीठ में छुरा घोपा है भाई? मुझे बोलने तो दीजिए। क्या लोग आए हैं, वो हमारे पार्टी की आंखों के तारे हैं, आंखों के तारे 22 लोग आए हैं, आंखों के तारे हैं। सबसे बड़ा इशू विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरफटव्वल की स्थिति में एडजस्ट जो होंगे वो भाजपा में तो हो जाएंगे, लेकिन जनता कहां एडजस्ट होगी? वो जनता की जो बच्चे हैं वो कहां एडजस्ट होंगे? जो बेरोजगार हो रहे हैं, वो महिलाएं जो अत्याचार का शिकार हो रही है, वो कहां एडजस्ट होंगे? अरे कांग्रेस की माला जपते जपते जनता की आपने त्राईमाम की हालत कर दी, वो जनता कहां एडजस्ट होगी? सबसे बड़ा ये सवाल। अब्बास साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। अनुराग पटेरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पटेरिया साहब, अब्बास साहब ने कहा कि जिन लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा, मैं जानना चाहूंगा आपसे, अगर बीजेपी में ऐसे लोगों की पहचान होती है तो क्या कार्रवाई होगी? मुझे लगता है कोई कार्रवाई नहीं होगी। कुल मिला के अगर कुछ होगा तो कुल मिला के कॉस्मेटिक सर्जरी जिसे कहते हैं, सिंबॉलिक कुछ चीजें हो जाएंगी, लेकिन वास्तव में इसकी जड़ में पहुंचने की कोशिश भाजपा बिल्कुल नहीं करेगी, जानते बूझते नहीं करेगी। ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि आने वाले 2.5 साल बाद फिर चुनाव होना है, कोई बिखराव पैदा हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस फाइनल कमेंट के लिए। पाठक साहब आपका भी, अब्बास हफीज साहब आपका भी हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।